नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों की करेंगे। उपचुनाव में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर थी। विधानसभा की 29 सीटों में से भाजपा के पास 6 और कांग्रेस की 9 सीटें थीं। बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के पास थीं। असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था। उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वह मिले जुले रहे हैं। मसलन कई क्षेत्रीय दलों ने अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दी है, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा, तो कहीं कांग्रेस ने सीटें जीती, तो कहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचाए रखा। इस तरह के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। असम में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जो लोकसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ था उसमें से एक सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना विजय रहे हैं। अगले साल के शुरू में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव परिणामों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या मायने हैं इस जनादेश के, इन नतीजों के, इसको हम समझेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला जी। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। बाहर से भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान दक्षिण भारत से भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो दक्षिण भारत में उपचुनाव हुआ है उसके क्या मायने हैं। लेकिन इस चुनाव परिणाम के जो अब तक के नतीजे आए हैं उसके अनुसार 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। खंडवा लोकसभा सीट भाजपा ने बड़े अंतर से जीती है मध्य प्रदेश में। लोकसभा उपचुनाव में मंडी सीट कांग्रेस ने जीती, बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा। तेलंगाना उपचुनाव में बीजेपी ने टीआरएस को हराया, ये सीट बीजेपी ने अपने उसको बचाए रखा यहां पर। और मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसी प्रकार अगर हम बात करें आसाम में, तो आसाम में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया और अपने विरोधियों का एक तरह से सूफड़ा साफ कर दिया है। ये कुछ तस्वीर है। बिहार में 2 सीटों पर जेडीयू ने अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन अंतिम समय तक कांटे का मुकाबला यहां चलता रहा। राजस्थान में कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना दबदबा कायम रखा, अच्छी जीत दर्ज की। मेघालय में एनपीपी 3 में से 2 सीटें उसने जीती हैं। अगर बात हम नॉर्थ ईस्ट की करें तो नॉर्थ ईस्ट में एनडीए का जो प्रदर्शन रहा वो इस उपचुनाव में बहुत अच्छा रहा। ये हमने बताया आपको कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें से जो खास का चुनाव परिणाम रहे उनके क्या संकेत हैं। अजीत शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं इन उपचुनावों को? देखिए, ये पूरा मिला जुला है, मिक्स्ड है जी, लेकिन फिर भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आप देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में दो जो सीटें थी वो कांग्रेस की थी और एक बीजेपी की थी। जबकि जो है वो उन्होंने वो ट्रेडिशनल सीट थी। दो जो सीटें छीनी है बीजेपी ने, वो दोनों ट्रेडिशनल सीट थी। एक विजेंद्र प्रताप सिंह की सीट थी जो बहुत लंबे समय से वो जीत रहे थे, और एक जो है वो एसटी डोमिनेटेड सीट थी। जबकि एक सीट जो है एक्सचेंज हुआ है, जो एससी सीट था जो बीजेपी का था वो कांग्रेस ने जीता है। तो और खंडवा की सीट जीती है, जबकि ऐसा बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि शिवराज सिंह चौहान का जो है वो प्रोएक्टिव जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि वो सटा हुआ क्षेत्र था। एक था वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ था, तो ये रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश को भी दिखाता है। दूसरा, आप देखिए जो आसाम का है रिजल्ट, जहां 5 सीटों के चुनाव हुए थे। आसाम में जो 3 सीटें थी वो कांग्रेस से शामिल हुए थे, 2 कांग्रेस से और एक एआईयूडीएफ से शामिल हुए थे। एक बीपीएफ का था, एक यूपीपीएल का था, और वो 5 सीटें एनडीए जीत गई है। तो ये एक रिफ्लेक्शंस है सीधा सीधा कि वहाँ पे बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर आप बात करते हैं मिला जुला, अगर मैं बता रहा हूँ, तो अगर आप बात करते हैं राजस्थान सीटें, दो सीटें थी कांग्रेस की, दोनों सीटें वो रिटेन कर रही है। जबकि अगर लोकसभा की बात करते हैं अगर हम, तो 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। एक हुआ है दादरा नगर हवेली में,
और एक चुनाव हुआ है खांडवा का और एक चुनाव हुआ है मंडी का, हिमाचल प्रदेश में। मंडी और दादरा नगर हवेली वाला जो चुनाव है वो बेसिकली एक सिंपैथी फैक्टर पर चला गया। वो डेलकर साहब पहले वहाँ एमपी थे दादरा नगर हवेली में, उनकी वाइफ को शिवसेना ने टिकट दिया और एक सिंपैथी थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे जो प्रशासनिक जो है प्रॉब्लम है वहाँ, उसका भी आक्रोश था। और मंडी वाला तो पूर्ण रूप से जो है ये सिंपैथी पे गया है और थोड़ा बहुत इन फाइटिंग है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। जो एक सीट जो बीजेपी की थी, जैसे 2 सीटें आर की और एक और सीट जो थी वो तो ट्रेडिशनल थी कांग्रेस की, वो तो रिटेन कर रही थी, लेकिन एक सीट जो कांग्रेस का बीजेपी का कांग्रेस ने लिया है उसमें इन फाइटिंग था। जो वहाँ फाइट हुआ है वो इंडिपेंडेंट से फाइट हुआ है कांग्रेस की, तो वो सीट इन फाइटिंग की वजह से बीजेपी लूज कर गई है जी। और यही सीट जो ये जो लोकसभा भी मंडी भी है तो उसमें भी आंशिक इन फाइटिंग प्लस जो है एक सिंपैथी। वीरभद्र सिंह बहुत कद्दावर नेता थे कांग्रेस के जी, और उनके डेथ की वजह से एक सिंपैथी था, इस वजह से प्रतिभा सिंह को फायदा मिला है वहां पे जी। बिल्कुल। रामकृपाल जी, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरू में होने हैं, एक तरह से देश का मूड अगर हम कहें, हालांकि बहुत छोटा चुनाव है, 29 विधानसभा सीटें थी, इसमें 3 लोकसभा सीटें थी, लेकिन फिर भी एक हम अगर संकेत के तौर पे देखें तो आपको क्या तस्वीर दिखती है? मनोज जी देखिए, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो कोई भी उपचुनाव आने वाले समय के आम चुनाव के लिए कोई भी संकेत नहीं होता है जी। अतीत से इसका मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं, कभी भी नहीं होता है और हमेशा। अभी आप देखें 2019 का जब इलेक्शन हो रहा था, 2019 के पहले अगर आपको याद हो, पूरे मीडिया में एक साल 19 से पहले एक साल के कैराना, फूलपुर, गोरखपुर तीनों जगह बीजेपी हार गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि 2019 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। याद कीजिए, हर चैनल पर, हर अखबार में यही कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, यानी जैसे यूपी से बिल्कुल साफ एकदम। तो मैं ये कहता हूं कि ज्यादा आगे का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, याद कीजिए, कुछ ही महीने बाद पहला बाई इलेक्शन उपचुनाव यूपी में हुआ था और सारी सीटें वहां पे जो पार्टी थी कब सत्ता में, अखिलेश समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी को चली गई थी, तब भी ये लगा था ग्राफ गिर जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उपचुनावों के बहुत संकेत नहीं होते। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा था, उपचुनाव में देखिए 3 जो लोकसभा की सीटें रही हैं, खंडवा की सीट बीजेपी रिटेन कर रही है और 2 जो है, एक प्रत्याशी जैसे वो दादरा नगर हवेली का था कि उन्हीं की पत्नी जिनकी मृत्यु हुई थी और तमाम तरह के उसको क्वेश्चन मार्क थे क्या हुआ, उनकी पत्नी को, और हुआ भी है सिंह भाई। तो क्या होता है कि उपचुनावों में कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है या कोई प्रधानमंत्री उसके नाते बनने जा रहा है, इसलिए वो पार्टी से ना होकर के व्यक्तिगत जो कैंडिडेट होता है उस पर बहुत हद तक जाता है। तो 3 में से जैसे देखिए हुआ क्या है, इस चुनाव ने सबको कुछ न कुछ दिया है ताकि सब खुश रहें और सब दावा कर सकें, चाहे वो कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो, बीजेपी हो, जैसा आपने कहा नॉर्थ ईस्ट में पूरा, और बंगाल में टीएमसी का रहा, वहीं बिहार में बगल में माना यह जाता था कि लालू का जो दावा था कि अगर 2 सीटें उनको मिल जाती हैं तो चूंकि वहां फेंस का मामला है तो कैसे वहां की सरकार भी जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तो जो पॉलिटिकल इस उपचुनाव के कोई बहुत मायने संकेत नहीं निकाले जा सकते। जो जहां था वहां उसको खुश करने का इस परिणाम ने सबको एक मौका दिया है कि सब खुश रहें, सारी पार्टियां खुश रहें, मैं तो यही समझता हूं जी। अजीत जी, कोई माने नहीं है इस उपचुनाव के? देखिए, ऐसा तो नहीं बोल सकते, हम खुद चुनाव का काम करते हैं तो चुनाव के बारे में ऐसा नहीं माने। देखिए, पहला चीज ये है कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसमें एक बार फिर से रीएस्टैब्लिश किया है शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को, और उनके जो संगठन है और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेताओं को लिया था, जैसे माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह को जो लिया गया था, वो सब चीज़ें जो है सकारात्मक एक संदेश दे रही हैं। इस चुनाव का ये रिफ्लेक्शन है। और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो बहुत ही कमज़ोर है और बहुत उसमें खामी है। ये चीज़ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि लड़ाई ही नहीं अच्छे से कर पा रही है, जबकि वो कांग्रेस का गढ़ था। जो 2 सीटें थी वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट था, उसको लिया। दूसरा, आप अगर आ जाइए, लेकिन अगर हम खींचतान की बात करें, कांग्रेस में लड़ाई झगड़े की बात कांग्रेस में करें, तो राजस्थान में तो गहलोत साहब और राजेश पायलट में तो पिछले कई सालों से झगड़े हो रहे हैं। देखिए, एक खींचतान हो रही है, खींचतान हो रही है, लेकिन गहलोत उनसे ज्यादा जो है वो
कद्दावर नेता हैं, और उसकी वजह से जो है वो बहुत हद तक मैनेज करके ले गए, और वहाँ खींचतान जो है बीजेपी में है। जैसे आप एक दूसरी चीज़ अब देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में जो है एक बार हेल्दी डेमोक्रेसी में हमेशा चेंज होता रहता है। एक बार एक की सरकार बनती है, फिर दूसरी बार दूसरी, अगर बाईपोलर पॉलिटिक्स हो रहा है तो आप पुराना हिस्ट्री उठा के देखिए, रिसेंट हिस्ट्री उठा के देखिए, 2 स्टेट्स राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमेशा सरकारें बदलती रही हैं, एक्सचेंज होती रही हैं। तो वहाँ पे ये लाजमी था कि अगर एक सीट हुआ है और मार्जिनल सीटें होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। जैसे कि आप अगर आप वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो 1-1 लाख वोटों से जीती है टीएमसी, वो बहुत बड़ा मार्जिन लेके जीत गई है वहाँ पे अभी जो है। ये इसका कारण एक और है, जैसे कि अगर 5 साल, अभी 6 महीने पहले चुनाव हुआ था, 4.5 साल बचे हुए हैं, जनता को ये लगता है कि वाई शुड आई वेस्ट माई वोट, क्यों मैं अपने वोट को बर्बाद करूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसी को दे दो वोट। एक तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज है कि वो जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिसीज है उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जनता जो है वो नॉक करती है, आपको हरा के बताती है उपचुनाव में कि भाई आप संभल जाओ और अच्छे से काम करो। तो यहाँ पे अभी सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ। बात पश्चिम बंगाल की रामकृपाल जी, मैं पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में अभी कुछ महीने पहले जिस तरह का प्रदर्शन हमने देखा, उसमें बीजेपी सबसे अगर मैं कहूं विपक्षी दल के रूप में वहां पर उभरी, लेकिन इस उपचुनाव में वो चुनौती उस तरह से नहीं दे पाई। ये ठीक है कि जनता के मन में एक होता होगा कि 5 साल सरकार ममता जी की चलनी है तो वोट इसी सरकार को देखो, लेकिन एक जो भाव पिछले कुछ महीनों में उभरा पश्चिम बंगाल में, जो चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल के आए कुछ महीने पहले, उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई, देखिए उसका एक क्या डर कह सकते हैं, क्या उसका परिणाम कह सकते हैं इसको? मैं देखिए इसको इस रूप में ले रहा हूं कि देखिए, जिस राज्य में एक पूर्ण बहुमत से एक पार्टी को दोबारा से राज्य की जनता ने सत्ता सौंपी है, तो 6 महीने 4 महीने में ऐसा नहीं हो जाता है कि उसी पार्टी को इतना गुस्सा आ जाए कि उसी पार्टी को हराने के लिए वोट दे जी। लेकिन जो आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, देखिए जो उसके मायने पढ़े जाने चाहिए। आप ये देखिए, आज बंगाल में जो उसके परिणाम आए हैं टीएमसी, मैं सुबह से देख रहा हूं तमाम चैनल पर, और मुझे लगता है कल मैं प्रिंट मीडिया को भी देखूंगा, ऑनलाइन भी देख रहा हूं। जिस बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस ने, 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने 60 साल राज किया, आज वो कहीं चर्चा में नहीं है। सीपीएम और टीएमसी का भी जो प्रवक्ता होते हैं या जो लोग भी हैं, वो चर्चा में बीजेपी का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि हमने बीजेपी को हराया। एक चीज देखिए, होता क्या है कि पॉलिटिकली कौन रेलिवेंट है, जरूरी ये नहीं होता कि कौन पावर में है, कौन हारा या जीता। तो जो बीजेपी कभी भी बंगाल में सत्ता में नहीं रही, आज वो 4 सीट हारने के बाद भी बंगाल में वो सिर्फ वही पार्टी चर्चा में है। कांग्रेस और सीपीएम को तो खैर कहीं भी चर्चा में नहीं है, और कांग्रेस भी अगर चर्चा में आ रही है तो वो हिमाचल और मध्य प्रदेश, राजस्थान के नाते चर्चा में आ रही है। लेकिन आप एक ट्रेजेडी देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का सूर्यास्त हो जाना भारतीय राजनीति के लिए बहुत मायने रखता है जी। आप लम्बा देखिए, अब राष्ट्रीय पार्टी क्या हुआ, सत्ता में है या नहीं है। आज बंगाल में राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? बीजेपी। उसके प्रवक्ता भी सुबह से बीजेपी का नाम ले रहे हैं, हमने बीजेपी को हराया। तो बीजेपी, जो प्रशांत किशोर ने भी कुछ दिन पहले कहा था, सवाल इस बात का नहीं है कि आप पावर में हैं, पावर से बाहर हैं, ये तो होता रहता है। पॉलिटिकल रेलेवेंस किसका है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो सत्ता से हटने के बावजूद पॉलिटिकली रेलेवेंट है और जो सत्ता में है उसके लिए खतरा भी है? तो वो स्थिति जहां आज बीजेपी नहीं है वो बंगाल में है। और मुझे इसलिए देखना ये चाहिए कि देखिए, अभी कोई भी, मुझे नहीं लगता था किसी को एक्सपेक्टेशन था कि टीएमसी, जिसको अभी इतने बड़े बहुमत से मिला है ममता बनर्जी को, वो सीट हार जाएंगी या चुनाव हार जाएंगी। नहीं, तो कोई अचरज बंगाल के परिणाम से नहीं है। परिणाम जो मुझे अचरज होता है कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां आज बंगाल में चर्चा में ही नहीं है और पूरे देश में चर्चा में नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक कड़वा सच है ये कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक समय वामपंथी दलों, कांग्रेस का दबदबा था। कई साल
दोनों दलों ने वहां पर राज किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर मुकाबला भी हो रहा है तो तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है। लेकिन दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल की उभर के सामने आती हैं। जो कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ये बात ठीक है कि उसमें ममता बनर्जी ने भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, लेकिन एक सच ये भी है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दौर चला उसे पूरे देश ने देखा है। ये दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बारे में उभरती हैं और इसीलिए इन उपचुनाव परिणामों को लेकर जो भाजपा नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक बार फिर ये आरोप लगाया, ये बात कही कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होता है ये सबने देखा है। लेकिन बात दक्षिण भारत की, क्यों दक्षिण भारत में कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी उपचुनाव हुआ है। और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। अगर मैं बात करूं इस उपचुनाव की और खास तौर से दक्षिण भारत में, कर्नाटक में चुनाव हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेलंगाना में खास करके जो बाई इलेक्शन हुआ है जी, जो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट जीतते हैं वो पहले टीआरएस में थे, वो टीआरएस पे छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए और एक प्रकार से ये मैसेज गया है कि वहां पे जो चुनाव होना है 2023 में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी ही एक ऑल्टरनेटिव है टीआरएस के लिए। ये बातें हमने देखा हैदराबाद के जो नगर पालिका के चुनाव में भी वही इंडिकेशन था और आज ये बाई इलेक्शन रिजल्ट का भी वही है कि आगे टीआरएस का जो डायरेक्ट मुकाबला होगा बीजेपी के साथ, वहां कांग्रेस पीछे और पीछे हो गई है, इस बार और भी पीछे हो गई है ये उपचुनाव में। दूसरी बात, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे ये पहला चुनाव था, वहां पे येडियुरप्पा हटने के बाद और बासव आपके जो बोम्मई बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये पहला उनके लिए चैलेंज था। और हांगल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बोम्मई का अपना चुनाव क्षेत्र के बगल वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी उस इलाके है, वहां पे क्या हुआ है कि एक जगह पे बीजेपी को जीत मिली है और दूसरी जगह खास करके हांगल में बीजेपी की हार हुई है। वहां पे जो फैक्टर प्ले किया है वो लोकल फैक्टर है, लिंगायत कैंडिडेट वर्सेस नॉन लिंगायत, और साथ में वहां पे जो कांग्रेस की जीत कारण बताया जाता है कि माइनॉरिटी वोट्स की भी कंसोलिडेशन हुई है। लेकिन एक प्रकार से वो बासवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री है उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा है, तो इसीलिए आप देखेंगे। लेकिन बीजेपी का वहां पे चुनाव 2023 में होना है, उसके लिए तैयारी खूब चल रही है। और दूसरी बात जो है, येडियुरप्पा का भी आज उनका भी बयान आया है ये चुनाव रिजल्ट के बाद, ये कोई बड़ा ये नहीं है कि असेंबली चुनाव पे, लेकिन जो बात वहां पे जो दिक्कत हो रही है बीजेपी के ये है कि किस तरह येडियुरप्पा के जो समर्थक के, येडियुरप्पा के बेटे खास करके, उनको कैसे पार्टी में पूरा और भूमिका दिया जाए, क्योंकि इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ा इंटरनल फ्रिक्शन रही है। तो अगर वो दूर कर लेंगे तो फिर बीजेपी वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगी 2023 चुनाव। जी शेखर जी, अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में कांग्रेस ने दोनों विधानसभा की जो सीटें थी उपचुनाव जिन पे हुआ वो जीत ली। इसमें आप क्या राजनीतिक समीकरणों को देखते हैं, क्या संकेतों को देखते हैं? शेखर जी से हमारी कनेक्टिविटी टूट गई, रामकृपाल जी। लेकिन राजस्थान में ये एक माना जा रहा था कि राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खींचतान है, जो तनातनी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन परिणाम जब चुनाव की आए तो उसमें दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली। एक सीट तो वो सीट है जिसपे लंबे समय बीजेपी का वो रहता था। नहीं, देखिए सचिन पायलट और उनके बीच जो तनातनी रही है, जैसा मैंने कहा पहले भी कि देखिए उपचुनाव में अमूमन जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है हमेशा उसको एडवांटेज रहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो डिसएडवांटेज हो जाए। अब आप कहेंगे हिमाचल और वैसे भी देखिए राजस्थान, हिमाचल या मध्य प्रदेश, इसमें हमेशा क्या कोई रीजनल फोर्सेस नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं के बीच सत्ता का होता रहा है हमेशा। तो अभी क्या है कि जब गहलोत ये अलग बात है कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट है, पार्टी पॉलिटिकल वो है, बट जनता के बीच में मैं उस तरह की अलोकप्रियता नहीं है जैसा कि वो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपको उपचुनावों को लेकर के आम चुनाव के संकेत को मत मानिए, मैंने उदाहरण दिया है, नहीं होता है। तो क्या होता है कि उपचुनाव से कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेवल पर नहीं होता है, इसलिए लोग उस गंभीरता से नहीं लेते हैं कि उससे कोई मुख्यमंत्री हट जाएगा या फलाना चीज हो रही है, नीतिगत कोई परिवर्तन होगा। इसलिए वो बहुत स्थानीय कारण से, और मैं जैसा मैंने कहा
कई बार पर्सनालिटी, सहानुभूति, जैसे हिमाचल मंडी सीट पर जो हुआ है या दादरा नगर हवेली में जैसे हुआ है, वो प्योर रूप से वहाँ कोई पार्टी का ही बहुत बड़ा मायने नहीं रहा है, व्यक्ति जो प्रतिनिधि उस पर गया हुआ है। तो ये दोनों सीटें अगर वो कांग्रेस गहलोत के चली गई तो कोई इसका नहीं। देखिए बिहार में वो दोनों सीटें अमूमन माना जाता है कि वो करीब करीब जिस माना जाता था कि नीतीश कुमार बिल्कुल साफ हो जाएंगे और फलाना होगा, नहीं हुआ। तो ये कुल मिला के संकेत मेरा ही कहना है कि हर पार्टी को एक तरह से खुश होने का एक मौका मिला हुआ है अलग अलग जगहों पर। कांग्रेस भी अपना पीठ थपथपा सकती है, बीजेपी जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट एनडीए स्वीप की है पूरी तरह से, और जहां जहां उसको रहा है वहां उन्होंने बचाया। मध्य प्रदेश में जैसे देखिए लोकसभा की सीट, तो इसके संकेत कोई बहुत, मैं जैसा कह रहा हूँ बहुत लंबा नहीं है, जो जैसे चल रहा है यथास्थितिवाद का ही एक तरह से ये उपचुनाव जो है, जो जहां है वैसे रहिए। न इसका आप इसका कोई परिणाम 22 या 24 का अभी से नहीं निकालना चाहिए, न संकेत है। जैसे कि मैंने फिर आप ही कह रहा हूं, लोगों की याद ताजी होगी, जैसे वो हुआ था कि फूलपुर, कैराना, गोरखपुर उसका कोई मतलब नहीं निकला, जबकि उससे बड़े पॉलिटिकल मायने निकाले जाते थे। तो ऐसे ही आज की तारीख में इन उपचुनावों से कोई बहुत लंबा संकेत नहीं निकाला जी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की खींचतान कांग्रेस में रही, उठापटक जिस तरह की हुई, उसके बाद ये दोनों सीटों का जीतना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए वहां पे जो है आपस में खींचतान तो थी और अभी भी है, लेकिन ज्यादा समझदार नेता हैं अशोक गहलोत। उन्होंने समझदारी पूर्ण तरीके से इन दोनों सीटों में मैनेज किया है। एक तो पहले भी मैंने बताया कि रिटेन करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि उन्होंने मैनेज किया। अभी कई आ रहे थे फोटोग्राफ्स वगैरह कि वो लोग आपस में सुलह मशवरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उन्होंने किसी न किसी तरह से समझदारी से इसको मैनेज किया है। जैसे आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो ये पूरा रिजल्ट है, ये इस चीज़ को इंगित कर रहा है कि जो लोग, कई सर्वे एजेंसी या कुछ जो मीडिया चैनल्स के लोग हैं, वो ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आया है, लेकिन ये साफ साफ इस रिजल्ट से ये झलक रहा है कि उनके आकर्षण में कोई कमी नहीं है। कहीं कहीं पे आक्रोश है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट से दादरा नगर हवेली में आक्रोश है, ठीक है, उसकी वजह से वो लंबी मार्जिन से वो सीट लूज की है बीजेपी, और एक सिंपैथी फैक्टर था। जबकि दूसरे जगह पे खंडवा में आप रिटेन कर रहे हो, मंडी में इन फाइटिंग की वजह से बीजेपी बहुत जो मार्जिन है वो हारने का वो नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिले जुले परिणाम हैं। उपचुनावों की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिले जुले परिणाम हैं, मिले जुले परिणाम हैं, लेकिन एक ये सबसे बड़ा एक जो अभी कुछ मीडिया हाउस में ये चल रहा है, या कुछ अगर एजेंसीज हैं वो बता रहे हैं कि लोकप्रियता में बहुत बड़ी गिरावट आई है या उनके आकर्षण कम हुआ है, हम ऐसा, हाँ देखिए एजेंडे पे बात नहीं करते हैं ये एक राजनीतिक एजेंडा जिन लोगों का होता है उस पर चर्चा नहीं करते हैं हम, लेकिन बात जो फैक्ट है, जनता का जो जनादेश है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात रामकृपाल जी करूं, आसाम में जो सीटें थी या जो नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं, साफ दिखाई दे रहा कि एनडीए ने नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल साफ किया है। ये परिणाम जनता के हैं, ये किसी मीडिया हाउस के नहीं है। आप देखिए, स्टूडियो में बैठ के आप चर्चा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता का जनादेश जो है उस पर तो चर्चा आपको करनी ही पड़ेगी। और वो ज्यादा नॉर्थ ईस्ट को लेकर के ज्यादा था कि वहां पे गुस्सा होगा, उलट जाएगा, क्योंकि बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ था। तो वाकई एनडीए की स्टेक जिसको आप कह रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में थी, और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से एनडीए ने स्वीप किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि आप देखिए असम में जिस तरह से अभी कुछ घटनाएं हुई थी, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में सारी चीजें, अभी त्रिपुरा को लेकर के तमाम बातें, तो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा का पूरा ये मैंडेट है, ये अपने आप में बताता है कि ये जो सही आप कह रहे हैं कि ये लोग तो चलाते रहते हैं, जैसा मैंने आपको खुद कहा कि मैं उसको इसलिए बार बार कोट करता हूं कि सालों तक वो नारा गूंजता रहा कि कैराना, फूलपुर, गोरखपुर बता देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक एजेंडा भी चलाया जाता है। मेरा यही कहना, जो आप कह रहे थे कि मिला जुला परिणाम है, और एक्सपेक्टेड लाइन पर जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम हमेशा आते रहे हैं, आप कभी भी उठा के देखिए, वही उपचुनाव के परिणाम इस बार भी हैं। जी जी बिल्कुल।
तो जो इस बार के चुनाव परिणाम है उनका मिला जुला एक जनादेश है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार राजस्थान में अपनी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों विधानसभा की जो उप सीटों चुनाव था वो जीत लिया। तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी सीट जीती है। वहां पर जो चुनाव लड़ा था एक सीट के लिए वो चुनाव जीत लिया तेलंगाना में और उसके अपने एक सियासी माने हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में भी जो चुनाव हुआ है वो लगभग बराबरी का रहा। इस तरह से कह सकते हैं जो चुनाव इस बार का उपचुनाव हुआ है वो मिले जुले परिणाम वाला रहा। रामकृपाल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।